चलते चलते भाई जावेद चौधरी। भाई जी तुसी किथे दे हो? उसके माथे पर पसीना था और वो परेशानी में दाएं बाएं देख रहा था। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। उसका हुलिया और कपड़े अच्छे थे। वो जीन्स जैकेट और जागर्स में था। बाल भी अच्छे बने हुए थे और वो नहाया धोया हुआ भी था। मगर उसका लहजा और आवाज़ उसके हुलिये को स्पोर्ट नहीं कर रहे थे। वो लहजा से अक्खड़ पंजाबी और अनपढ़ महसूस हो रहा था। मैंने थोड़ी देर उसकी तरफ देखा और फिर हंसकर जवाब दिया, गुजरात, लाहौर और इस्लामाबाद। उसने हैरत से पूछा, क्या आप 3 जगहों पर रहते हैं? मैंने जवाब दिया, मैं पैदा गुजरात में हुआ था, पढ़ता लाहौर में रहा और काम अब इस्लामाबाद में कर रहा हूँ। उसने लंबा सांस लिया और बोला, मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने पूछा, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? उसका जवाब था, आप मुझे बर्लिन की बस में बिठा दें या हवाई जहाज़ का टिकट ले दें। मैंने पूछा, क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? वो शर्माकर बोला, नहीं जी नहीं, मेरे पास बहुत पैसे हैं। उसने साथ ही पर्स जेब से निकाल कर दिखाया। वो यूरोस से लबालब भरा हुआ था। मैंने पूछा, फिर आपको मेरी क्या मदद चाहिए? वो बोला, मुझे बस जहाज़ का टिकट नहीं खरीदना आता, मैं अंग्रेज़ी भी नहीं बोल सकता। मैंने लंबी सांस ली और कहा, ओके, आप मेरे साथ आओ, मैं सेंट्रल स्टेशन जा रहा हूँ, मैं वहाँ से तुम्हें बर्लिन की ट्रेन पर बिठा दूंगा। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और अपना बैग लेकर मेरे साथ चल पड़ा। मैं कहानी मजीद आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बताता चलूँ, ये पिछली जुमेरात का वाक़या है और मेरी उस नौजवान से मुलाकात ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना के एयरपोर्ट पर हुई थी। हमारा एक ग्रुप हंगरी के विजिट पर था। मैं उसे ज्वाइन करने के लिए बडापेस्ट जा रहा था। बडापेस्ट की फ़्लाइट नहीं मिली तो मैं वियना चला गया और वहाँ से मैंने अब ट्रेन के ज़रिए बडापेस्ट जाना था। मैं वियना एयरपोर्ट से सिम ले रहा था और मेरी तारिक से मुलाकात हो गई। वो लाहौर का रहने वाला था, पुराने टायर्स का पाउडर बनाता था और उम्र 27 साल थी। उसे तरके में थोड़ी सी ज़मीन और 10 मरले का घर मिला था। उसने 60 लाख रुपए में ज़मीन बेची, 30 लाख रुपए वालदा और बहन भाइयों के लिए छोड़े और बाकी 30 लाख रुपए यूरोप पहुंचने के लिए खर्च कर दिए। वो अब बर्लिन जाना चाहता था और उसका ख्याल था जर्मनी में खुशहाली उसका इंतज़ार कर रही है। मैंने उससे पूछा, तुमने वीज़ा कैसे हासिल किया? उसने जवाब में बड़ी दिलचस्प स्टोरी सुनाई। उसका कहना था, मैंने 2 साल पहले बाकायदा कंपनी बनाई, SECP से रजिस्टर कराई, टैक्स नंबर लिया, अकाउंट्स खुलवाए, मामू की कंपनी के साथ बिजनेस करके रकम रीरूट की, कीनिया, एथोपिया, मलेशिया, दुबई और तुर्की जैसे छोटे छोटे मुल्कों में जाकर ट्रैवल हिस्ट्री बनाई और फिर यूरोप की एक एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर दिया। मेरे कागजात मुकम्मल और जेन्युइन थे। किस्मत ने भी साथ दिया और मुझे 9 दिन का वीज़ा मिल गया और मैं अब वियना पहुंच गया हूं। मैंने हैरत से उसकी कहानी सुनी। वो वाकई चालाक था। मैंने पूछा, इतने सफ़रों के बाद तुम्हें कम से कम ट्रेन के टिकट खरीदने का तरीका तो मालूम होना चाहिए था। उसका जवाब था, मैं यूरोप पहली बार आया हूँ, मैं उनके सिस्टम को नहीं जानता। मुझे उससे हमदर्दी हो गई और मैंने उसे मशीन से ट्रेन का टिकट निकालने, कोच और सीट तलाश करने, रैक में सामान रखने और बोर्ड से स्टेशनों के नाम पढ़ने का तरीका बता दिया। मैं उसे सेंट्रल स्टेशन ले गया। मैंने वहां उसे इंटरनेशनल ट्रेन्स, टिकट खरीदने और प्लेटफॉर्म्स पर पहुंचने का तरीका भी बताया। मेरी ट्रेन में अभी 2 घंटे बाकी थे। मैं उसे लेकर काफ़ी शॉप में बैठ गया और उसके मुस्तकबिल के प्लान सुनना शुरू कर दी। उसका ख्याल था कि वो जर्मनी पहुंचकर असाइलम अप्लाई कर देगा, जर्मनी हुकूमत उसे घर और रकम दे देगी, ये फिर मजदूरी शुरू करेगा, किसी गोरी से शादी करेगा और यूं यूरोप में सेट हो जाएगा। मैंने ये प्लान सुनकर कह कहा लगाया और उससे कहा, मेरे भाई, तुम्हें मामूली से काम के लिए इतना जलील होने की क्या ज़रूरत है? तुम 80% काम कर चुके हो, सिर्फ 20% बाकी है। तुम अपने प्लान में थोड़ी सी तब्दीली कर दो और तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे बताया, यूरोप का वीज़ा तुम्हारे जैसे बैकग्राउंड के लोगों के लिए तकरीबन नामुमकिन है। तुमने ये नामुमकिन काम कर लिया। ये चीज़ साबित करती है तुम्हारा ज़हन भी जरखेज़ है और तुम पर अल्लाह भी मेहरबान है। लिहाजा अब कोई मसला नहीं। तुमने जहां इतने साल गुजार लिए हैं, तुम अब थोड़ा सा वक्त मजीद गुजार लो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे बताया, यूरोप में हुनर, स्किल के बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता है। उन लोगों को मजदूरों की कतई ज़रूरत नहीं, यहाँ सिर्फ हुनरमंदों की गुंजाइश है। तुम्हें कोई ना कोई काम आना चाहिए। दूसरा, यहाँ असाइलम या कागजात के बगैर सेटलमेंट इंतहाई मुश्किल और तवील। 100 में से सिर्फ 2 लोग कामयाब होते हैं और उन्हें भी 10 से 15 साल लग जाते हैं और ये लोग इस दौरान वापस भी नहीं जा सकते। उनके वालिदैन और बहन भाई तक इस अरसे में फौत हो जाते हैं। दूसरा, उन्हें छुप कर गंदी नौकरियां करना पड़ती हैं, जबकि उनके मुकाबले में अल्लाह ताला ने जब तुम्हें सीधा रास्ता दे रखा है तो तुम वो क्यों इस्तेमाल नहीं करते? वो हैरत से बोला, वो सीधा रास्ता क्या है?
میں نے اسے بتایا تمہارا شینجن ویزا لگ چکا ہے، یہ ویزا اب لگتا رہے گا، تم وقت پر واپس چلے جاؤ، پاکستان بیٹھ کر پہلے وہ ملک سلیکٹ کرو جہاں تم سیٹ ہونا چاہتے ہو، پھر یہ ریسرچ کرو وہاں کون کون سی سکل چاہیے۔ فرض کر لو تم جرمنی سلیکٹ کرتے ہو اور جرمنی میں اس وقت پلمبرز، ٹائل فکسرز یا دیسی کھانوں کے کوکس کی ضرورت ہے، تم ان میں سے کوئی ایک سکل سلیکٹ کرو، وہ سیکھو، دوبارہ وزٹ ویزا لو، جرمنی آؤ، کام تلاش کرو، اور اگر کمپنی تمہارا وزٹ ویزا سے جاب میں تبدیل کرا دیتی ہے تو ٹھیک، ورنہ تم ان سے ورک پرمٹ لے لو، واپس جاؤ اور باقاعدہ ورک ویزے پر جرمنی واپس آ جاؤ۔ اس سے تمہیں 3 فائدے ہوں گے: تم پہلے دن سے برسر روزگار ہوگے، دوسرا تم لیگل ہوگے، اور 3 تمہیں 2-3 برسوں میں کاغذات مل جائیں گے۔ تم اس وقت جس راستے پر چل رہے ہو اس پر وہ لوگ چلتے ہیں جو سمندروں میں ذلیل ہو کر یورپ پہنچتے ہیں، جبکہ تمہارے پاس پاسپورٹ اور ویزا ہے، تمہیں کان کو الٹا پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر بولا، لیکن اس میں بہت سا وقت اور پیسہ خرچ ہو جائے گا۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، یہ بمشکل 1-2 سال کی بات ہے، لیکن جس راستے پر تم چلنا چاہتے ہو اس میں 10-15 سال لگ جائیں گے۔ دوسرا، تم نے جہاں ٹریول ہسٹری بنانے میں 30 لاکھ روپے لگا دیے وہاں 10-15 لاکھ روپے اور صحیح، مگر تم یوں خواری اور ضلالت سے بھی بچ جاؤ گے اور تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا، کھڑا ہوا اور میرے سینے سے لگ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اسے کافی پلائی، اسے کافی کا آرڈر دینے، کافی کی مختلف ورائٹیز اور کافی اٹھانے اور پینے کا طریقہ بھی بتایا۔ ویانا میں سستے ہوٹل حاصل کرنے اور گھومنے پھرنے کی جگہوں کی فہرست بنا کر دی، اسے سم کارڈ بھی لے کر دیا اور ساتھ ہی بتایا تم نے ویزا ختم ہونے سے پہلے ویانا سے واپس آنا ہے اور ایمبیسی جا کر رپورٹ بیک کرنا ہے، اور اس کے بعد گرمیوں میں ایک بار پھر ویزا لے کر یہاں آنا ہے تاکہ ایمبیسی کو تم پر اعتماد آ جائے، اور اس دوران تم نے ملک، جاب اور سکل تینوں پر کام کرنا ہے، اور اگر یہ فارمولہ کامیاب ہو جائے تو تم نے اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی مدد اور میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اس نے کہکہا لگا کر میرا ماتھا چوم لیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اللہ کا بار بار شکر ادا کرتا رہا۔ اس نے مجھے ویانا میں بھی نیکی کا موقع دیا۔ میری ٹرین پلیٹ فارم 10C سے تھی، وہ مجھے پلیٹ فارم پر چھوڑنے آیا اور جب تک پلیٹ فارم میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گیا وہ وہیں کھڑا ہو کر ہاتھ ہلاتا رہا۔ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا میری تمام کہانیاں سچی ہوتی ہیں؟ ان لوگوں میں میرے تازہ ترین دوست وسیم عباسی بھی شامل ہیں۔ یہ بہت اچھے رپورٹر ہیں، میری چند دن قبل ان سے ملاقات ہوئی اور نہ ختم ہونے والا دائمی تعلق پیدا ہو گیا۔ یہ بہت اچھا ویلاگ کرتے ہیں۔ میں نے ان سے بھی عرض کیا تھا ہمارے دائیں بائیں لاکھوں کہانیاں بکھری ہوتی ہیں، ہم بس ان پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ کائنات مادے سے نہیں بنی، یہ کہانیوں سے بنی ہوئی ہے، ہم نے آنکھیں کھول کر یہ کہانیاں دیکھنی ہوتی ہیں اور بس۔ اور ان کہانیوں میں ایک کہانی طارق محمود کی بھی شامل ہے۔ یہ شخص میرا محسن ہے، اس نے مجھے یوں ہی چلتے چلتے ویانا کے ریلوے اسٹیشن پر نیکی کا موقع دیا، اور اس نیکی نے میرا دل خوشی اور محبت سے بھر دیا، اور میں 4 دن سے سرشاری کے عالم میں ہوں۔